हेलो, मैं रहनुमा त्यागी अपने लीगल सक्सेस यू चैनल में आपका स्वागत करती हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं AIB 20 के लिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस स्ट्रैटेजी के साथ हम कैसे इससे आगे बढ़ें और कैसे इस एग्ज़ाम को पास करें। तो आप आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है और क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, अगर मेरी आवाज़ क्लियर हो तो प्लीज़ आप एक बार ओके कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है बच्चों, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए बच्चों, तो मैं जैसा आप देख रहे होंगे बच्चों, आज 30 अक्टूबर है ना। आज 30 अक्टूबर है और जैसा कि अब तक डेट तो एक्सटेंड नहीं की है और डेडलाइन है बच्चों आपकी 31 अक्टूबर। एक डेट इन्होंने अनाउंस की है जो आपकी डेट एक्सटेंड हो गई थी। अगर जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है AIB का, तो वो लास्ट मोमेंट में जिनका छूट गया था वो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या है, AIB 20 जो आपका होने वाला है 30 नवंबर को, उसकी फॉर्म भरने की डेट कल है यानी 31 अक्टूबर। तो आप कल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। मेरा जो आज का जो मतलब उद्देश्य है आने का अपने YouTube चैनल पर, वो ये है क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। इस कम टाइम में इतने बड़ा सिलेबस हम लोग कैसे कवर करेंगे। बच्चों, कहने के लिए ये ओपन बुक एग्जाम होता है, लेकिन बच्चों ओपन बुक एग्जाम का मतलब है, इसका मतलब हम किताब साथ में बेरक लेकर जा सकते हैं और उसके बाद जो उसमें देखकर हम आंसर लगा सकते हैं। जब हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है तो हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे बच्चों वहाँ, और ढूंढा भी जब जाता है जब हमें ऑलरेडी पहले पता हो। अगर हमने किसी बेरक्ट को कभी खोलकर देखा नहीं और आज हम सोचते हैं कि सारा पुलंदा बांध के और दुकान से खरीद के उसको ले जाएंगे, तो भैया बड़ा मुश्किल है बेटा वहाँ। तो ये दिमाग से अपने निकाल दो कि ओपन बुक एग्जाम है तो हम आराम से बुक से निकाल कर जो है आराम से पास कर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बच्चों 40,000 50,000 जो स्टूडेंट हर बार फेल हो रहा है, आई थिंक वो फेल नहीं होता। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोगों की, आप लोगों की स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है। तो बच्चों दिमाग से निकाल दो कि ओपन बुक एग्जाम है, आपको कुछ तो देखो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा एग्जाम आप AIB देने जा रहे हो, एक अच्छे लॉयर बनने जा रहे हो, तो कम से कम उसके हम पढ़ भी लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बच्चों दिखावे के लिए तो हमें डिग्री नहीं चाहिए, तो इससे अच्छा हमें पढ़ के ही पास हो जाते हैं। चलो बच्चों, आपने देखा होगा YouTube चैनल में बच्चों बहुत सारा वीडियोस पढ़ा है, वो इतने लेंदी हैं कि उनको पढ़ना इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको मैं एक स्ट्रैटेजी, बहुत ट्रिक बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे और कितने कम में हम इसको पास कर सकते हैं। जो बच्चे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या APO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करें कि आराम से AIB क्लियर हो जाए। बच्चे घबराहट में हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है सर मैम, तो इसको कवर कैसे करेंगे। तो जो भी हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं या बाहर से जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप सबसे पहले नंबर पर, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना मैं लिमिटेड वीडियो लेकर आऊंगी, बहुत कम वीडियोस लेकर आऊंगी लेकिन बहुत रेलिवेंट होने वाली है। पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, बहुत जरूर बताऊंगी। आप जुड़िए मेरे साथ, आइए देखिए कैसे पढ़ना है बच्चों। मैं लेकर आई हूं आपके पास AIB, ठीक, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, आइए। आपने देखा होगा बच्चों, एक मोटा मोटा सिलेबस देख लेते हैं। आई थिंक सबको पता होगा कि हमारा AIB का सिलेबस क्या है, बट दिस इज माई ड्यूटी कि मुझे बताना ही होगा कि सिलेबस क्या है। बच्चों सबसे पहले है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लो, भारत का संविधान। अब हमें ये देखना है कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, तो बच्चों यहां से पूछता है 10 नंबर का। कितने मार्क्स का पूछता है? 10 मार्क्स। लाना कितना है हमें बच्चों? टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। कितना रहेगा बच्चों? 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स आपका रहेगा। अब हमें यह देखना है कि कहां से कितने मार्क्स का पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, भारत का संविधान। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे भी हमें अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए और भारत के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। तो अगर हम AIB जैसे एग्जाम के लिए भी पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इससे अच्छा क्यों ना दिल लगाकर इन सारी चीजों को, कई सब्जेक्ट को जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स पूछेगा। बच्चों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार भी करते हैं, 100% भी तैयार करते हैं, तब भी 10 में से 10 नंबर कभी नहीं आता। ये मान के चलिए अगर बहुत अच्छी तैयारी भी है हमारी, तो ये मान के चलिए 7 नंबर हम आराम से यहाँ
कवर कर सकते हैं, मतलब 2-3 नंबर देखो आपका छूट ही जाता है। उसके बाद बच्चों आपके जो सिलेबस में है जैसे आईपीसी, के बाद दूसरा है बीएनएस, ये दोनों ही लगाया है। लेकिन जो AIB 19 हुआ था बच्चों, उस पेपर को आप सॉल्व करना उठा के हमारे चैनल पे भी पड़े हुए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जब उसे सॉल्व करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा AIB 19 में कि ये तो सिर्फ दिखावे के लिए था। जो पुराना था CRPC, IPC, ये सब जो पुराने लॉज थे, इनसे इन्होंने एक एक दो क्वेश्चन पूछा था मात्र, बल्कि इनका सारा का सारा फोकस जो था बच्चों वो न्यू क्रिमिनल लॉज पे था। और तीनों का तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ, यानी BNSS, BNSS, BNS और BSA 2023 में हमारे एक कानून आए, ठीक। तो इन तीनों को भी इन्होंने ऐड किया है, लास्ट टाइम भी ऐड किया था और इस बार भी ऐड किया है। तो मेरा तो जो बच्चों आप लोगों को सजेशन है, आप पुराने को ना पढ़ के, पुराने का सिर्फ आप इंडेक्स देख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा जो मेहनत करनी चाहिए वो आपको न्यू लॉज पर करनी चाहिए। जो नए कानून हमारे पास आए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उन पर मेहनत करनी है। क्यों करनी है उसका कारण है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, मैम ये वाले AIB दे या नहीं दे, हमने तो APO भी भर दिया है, उधर जुडिशरी का एग्जाम भी है। बच्चों हम क्यों ना ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इसमें से तैयार कर लें जो हमारे APO एग्जाम में भी बहुत अच्छे से कवर हो रहे हों और जो हमारे आने वाले जुडिशरी के एग्जाम्स हैं उसमें भी तैयार हो रहे हों। अगर हम LLM एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वहां भी तो एक तीर से कई निशाने कैसे लेंगे आखिर बच्चों। भारत में जो है एक ही संविधान है, एक ही BNS है, एक ही BNSS है। तो हम कई बार ये सोचते रहे मुझे तो AIB के लिए पढ़ना है, मुझे तो LLM के लिए पढ़ना है, मुझे तो APO के लिए पढ़ना, ये कोई मतलब नहीं होता है। कानून सेम है बच्चों, बस थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इसमें बिल्कुल बहुत लो लेवल पूछता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लेवल बड़ा अच्छा था, किसका? AIB का। AIB 19 जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, बिना पढ़े वो सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के आप AIB पास कर लोगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको 50% मेहनत तो करनी पड़ेगी, और लास्ट मोमेंट है आपके पास। अगर 30 नवंबर को ही पेपर आपका होता है तो ये मान कर चलिए कि आपको जुट जाना चाहिए अभी से पढ़ने में। हम डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आएंगे और बहुत रेलिवेंट वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी के साथ आप ये देखना है आज कि हमें कितना पढ़ना है। जैसे सिलेबस में मैं कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप तैयार करिए, भारत का संविधान तैयार कर लीजिए। उसके बाद कहते हैं हम कि BNS आपका भारतीय न्याय संहिता तैयार कर लीजिए, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका है BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बच्चों मैं ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्यों कह रही हूँ कि आपको 4 सब्जेक्ट पहले तैयार करना चाहिए। इन चारों सब्जेक्ट से पहले तो हम ये देख लेते हैं तो कितना मार्क्स आता है। बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका BNS से पूछ रहा है, BNS IPC मिला के पूछ रहा है, CRPC और BNSS से मिलाकर आपका 10 मार्क्स पूछ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे जो एविडेंस एक्ट था पुराना और अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम PSA 2023 है, वहां से भी 8 नंबर का पूछ रहा है, ठीक। कुल मिलाकर 40+ मार्क्स आपका यहाँ से, अगर ये 4 सब्जेक्ट में मैं तैयार करती हूँ 10 10 10 बच्चों 30 मार्क्स तो यही हो जा रहा है। और 8 आपका 16 मार्क्स ये हो गया है, तो 46 आपका यही हो जाता है। और मात्र हमें पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? मात्र 45। और बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैंने तैयार किया मैं उसमें 100% लगा दूंगा कि अगर 8 क्वेश्चन है तो 8 का 8 सही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 8 क्वेश्चन आया है तो ये मान के चलिए 5 तो हमारा करेक्ट हो ही जाएगा, अगर हम इन कोर्स को अच्छे से तैयार कर लेते। इससे बच्चों आपका डबल निशाना लगेगा। अगर आप APO तैयारी कर रहे हैं, APO का फॉर्म भर चुके हैं, तो बिल्कुल आप इन पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि चारों के चारों सब्जेक्ट आपका APO में लगा हुआ और प्लस AIB तो है ही, तो दो काम आपका हो जाएगा, जुडिशरी में भी काम आ जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं बच्चों हमें चौथा सब्जेक्ट कौन सा तैयार करना है। तो मैंने क्या बताया आपको पहले, भारत का संविधान कौन। बच्चों सारे में हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम 28 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे। इसमें बच्चों छोटा छोटा सब्जेक्ट ढेर सारा है, हम पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा हम 1 महीने में तैयार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेना है, BNSS तैयार कर लेना है, BNS तैयार करना है, BSA तैयार, 4 सब्जेक्ट हमारा ये हो जाता है। चौथा सब्जेक्ट जो आप करोगे CPC, बच्चों देखने में थोड़ा भारी लगता है, इसमें आपके 158 जैसे सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे आपको, 51 ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आप ऑर्डर्स का तो सिर्फ नंबरिंग याद कर लेना, और जो 158 सेक्शन है, किसके 158 बता रही हूँ बच्चों में, CPC आपका सिविल प्रोसीजर कोड एक एक्ट है जो लगा हुआ आपके सिलेबस में, इसके आप 158 सेक्शंस में से मैं एक दिन इंडेक्स लगवा दूंगी आपको, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है ना। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगर आपको इंडेक्स चाहिए किसी को,
नहीं है आपके पास तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी आपके चैनल के माध्यम से, पीडीएफ अपलोड करा देंगे हम। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहां भी हमारे सारे के सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, वन लाइनर नोट्स भी हमारे पास है सारे एआईबी के लिए, वो चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू भी आप मामला है कि पूरे बेरक पढ़ने का टाइम बच्चों हमारे पास नहीं है। अब हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है लास्ट मोमेंट पर, इंडेक्स को याद करना है, ठीक, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो जैसे मैंने बताया आपको सब्जेक्ट आप सीपीसी तैयार कर लेना है, आपका 4 सब्जेक्ट तैयार हो गया। उसके बाद ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो मैं तैयार कर लूं और मेरा एग्जाम भी क्लियर हो जाए। बच्चों 4 मैंने बता दिया, 5वां सब्जेक्ट जो बच्चों आप उठाएंगे वो उठाएंगे आप फैमिली लॉ। फैमिली लॉ की मैं अगर बात करूं तो नेट जैसे एग्जाम में आपका फैमिली लॉ आता है, आप अगर एलएलएम एंट्रेंस देते हैं वहां भी फैमिली लॉ आता है, उत्तराखंड जुडिशरी आप देना चाहते हैं वहां भी फैमिली लॉ आता है, पीसीएसजे में भी आपके फैमिली लॉ लगे हुए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो अगर आप इसको भी तैयार कर लेंगे, ऑलमोस्ट जो बच्चा जो है प्रिपरेशन में है जुडिशरी या एपीओ की, तो वहां आपको फैमिली लॉ भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप इन पर मेहनत कर भी लेंगे तो आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, खराब नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगी बच्चों। तो मेरा ये मानना बच्चों, फैमिली लॉ का मतलब है यहाँ 2 सब्जेक्ट लगा हुआ है, एक तो हिंदू विधि लगा हुआ है आपका, क्या लगा हुआ है, हिंदू विधि, एक लगा हुआ है आपका मुस्लिम विधि। तो फैमिली लॉ में भी आपको यहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं, मैं कहती हूँ 45 मार्क्स लाना बिल्कुल भी भारी नहीं है, बाकी में आप तुक्का फिट करके आराम से अटेम्प्ट लेकर आगे बढ़ जाना, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं बच्चों, ठीक, इन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से अपने लीगल सक्सेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व कराऊंगी। और मैं आज तो बेसिक सॉल्व कराऊंगी बीएनएस का बच्चों, लेकिन इसके बाद जो मेरा वीडियोस आएगा सारा इन सब्जेक्ट पे आएगा, इन सब्जेक्ट को लेकर पहला हम इन्हें कवर करेंगे। अगर हमारा ये कवर हो जाता है, या तो हमारी कोई और फैकल्टी आपके सामने आएंगी या तो मैं खुद सामने आऊंगी, ठीक है, आपके लिए लेकर ये क्वेश्चंस बच्चों, ताकि हमारा जो एआईबी है वो क्लियर हो सके। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप बस जुड़े रहिए आराम से और वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, कि उनको सीखने की कोशिश करें। ऐसे तो बच्चों कहने को यहाँ पर देखो इतना बड़ा सिलेबस है, ये 19 लिखा हुआ जरूर है, लेकिन ये 19 नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे क्या यहाँ कहता है लॉ ऑफ टोर्ट, बच्चों लॉ ऑफ टोर्ट अपकृत्य विधि अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें कहता है इंक्लूडिंग और क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। तो ये तो 3 कानून एक साथ हो गया और गिनती में हमारा 1 नंबर में आ रहा है। तो अगर हम पूरे सिलेबस को चाहें कि सारा सिलेबस पढ़ ले, सब होच पोच हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा बिल्कुल, ठीक, इसलिए जरूरत नहीं है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन है आपका, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ 17 नंबर में लिखता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग सब्जेक्ट है बच्चों। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये है आपका कौन सा है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम आपका अलग सब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी लॉ में आपका आ जाता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाला है, ये है। उसके बाद नेगोशिएबल आपका इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का। तो आपका कहने का पर्पस है एक सब्जेक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो बच्चों क्या देखने में 19 लगता है, लेकिन एक्चुअल में 19 सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ढेर सारा है, बहुत सारा है, 28 सब्जेक्ट है। इतने सब्जेक्ट को पढ़ने में तो 1 साल लग जाएगा, आदमी अगर इनको डिटेल में पढ़ना चाहे तो 1 साल से पहले ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होता बच्चों। और हम सोच रहे हैं कि 1 महीने में पढ़ के हम लोग सारे को पास कर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन बच्चों, जो भी एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे सजेशन को आप मानिए, आप करके देखिए एक बार, 5-6 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड कर लीजिए। जब आप 5-6 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर ले, तो बाकी जो बचा हुआ होगा इन्हें बस एक सरसरी तौर पर एक इंडेक्स के रूप में बस पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, 100% आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की। ठीक है बच्चों, कि आपका सिलेबस इसको चाहिएगा तो मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे लीगल सक्सेस के, वहां से आप ले लेना। ये आपका हिंदी में भी आपका सिलेबस है, जो बच्चे हिंदी के स्टूडेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। क्या डेट है आपको मैं रिवाइज करा दूं, 30 नवंबर आपकी डेट है, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो बच्चों हमें 30 नवंबर को ही पेपर देना पड़ेगा और 1 महीने में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। चलो बच्चों, मोटा मोटी यह हो गया आपका सिलेबस कवर। अब मैं चलती हूँ कहाँ, बीएनएस की ओर, भारतीय न्याय संहिता के कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आज, कि हाँ हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमें एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। चलो बच्चों, बच्चों ये लेकर आई हूं मैं आपके पास कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज बिल्कुल सिंपल हैं ये और कुछ बेसिक्स हैं, लेकिन मैं एडवांस लेवल लेकर आऊंगी।
कि कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी बीएनएस में कि कौन से चैप्टर आपको ऑलमोस्ट कवर करने हैं। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चंस हैं। बच्चों आपका आईपीसी भी लगा हुआ है और आपका बीएनएस भी लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो ये मैं बीएनएस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकर आई हूँ बीएनएस के। बीएनएस कब आई हमारी? 2023 में आई। कितने सेक्शंस है मैडम जी? तो कम से कम बच्चों हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ सेक्शंस है टोटल कितना? 358, यानी 358 धाराएं हैं हमारी आज की डेट में। ठीक है बच्चों, और कितने चैप्टर्स हैं आपके? 20। कितना चैप्टर्स है? 20। बच्चों अगर मैं इंडियन पैनल कोड की बात करूं जो इससे पहले थी, बच्चों आईपीसी हुआ करती थी 1860 की। ऐसे तो आपको ये सब पता होगा, लेकिन चलिए फिर भी बता देती हूँ। आईपीसी 1860 थी और इसमें चैप्टर हुआ करते थे 23 और धारा हुआ करती थी बच्चों, कितने सेक्शंस हुआ करते थे यहाँ? धाराएं होती थी यहाँ बच्चों 511। तो ये बहुत सारे सेक्शंस थे, इन्होंने जो इररिलेवेंट सारे सेक्शंस थे उनको डिलीट करके उनको ओमिट कर दिया गया, और ओमिट करने के बाद हम कितना सेक्शन लेकर आए बीएनएस में? 350। तो मतलब हम ये मान के चले कि 358 सेक्शंस पे हमें मेहनत करनी है और 20 चैप्टराइजेशन का किया गया है बीएनएस का। ये है बच्चों आपका क्या? बीएनएस का। अब आते हैं कि चलो तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बड़ा बेसिक है बच्चों, कई बार हम बेसिक तैयार करके नहीं जाते और क्वेश्चन वहीं से फंस जाता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं आखिर क्या करें। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग मेरे साथ जो भी क्लास में बैठे हैं। ठीक है, आप प्लीज सॉल्व करिए, कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस की प्रवर्तन की तिथि है? यानी मेरा क्वेश्चन है कि जो एनफोर्समेंट डेट है, जो लागू होने का दिनांक है, वो कौन सा है? क्या 1 जुलाई 2024 है? क्या 8 जुलाई 2024 है? क्या 25 दिसंबर 2023 है? या 25 जुलाई 2024? आपके पास 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम है, आप प्लीज अपना चैट बॉक्स में जो भी क्लासरूम में है आप वो अपना लगा सकते हैं। लगाइए पहले का आंसर क्या है जी। लगा दिया आप लोगों ने? ओके, चलिए। ओके, राइट आंसर इज क्या आएगा आपका? ए, यानी 1 जुलाई 2024 है। बच्चों इसके साथ साथ में एक चीज और बता दूं आपको, यही सेम डेट आपकी बीएनएसएस बीएसए, ये सेम डेट आपको वहां भी याद करनी है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम एक्ट नंबर क्या है? बच्चों जो हमारी बीएनएस है, जो इसका एक्ट नंबर है वो कितना है? 46। और आपका जो बीएनएसएस है इसका एक्ट नंबर है 47, ठीक है, और इसका है 40। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि है, यानी लागू होने का दिनांक कौन सा है? तो 1 जुलाई 2024 इसका आंसर है। आई थिंक ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? बच्चों जब कोई भी कानून बनकर तैयार होता है तो उसमें एसेंट की जरूरत होती है, किसकी? जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक, ये कंपलसरी एक प्रोसेस है कि उसमें देनी ही पड़ेगी उसको एसेंट अपना स्वीकृत, तभी एक कानून बनकर तैयार हो। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी डेट है। चलिए मैं 2 मिनट आपका वेट कर लियो, लगाइए बच्चों जल्दी फटाफट। क्या लगाएंगे इसका आंसर आप लोग? तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है क्या? 25 दिसंबर 2023। ठीक है, लगा लिया दूसरे का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि बीएनएस की धारा 1 संबंधित है क्या? इसमें अपराध की परिभाषा, मैं सेक्शन 1 की बात कर रही हूँ बच्चों। इस सेक्शन 1 में क्या दिया गया है? क्या अपराध को डिफाइन किया गया है? क्या संहिता का शीर्षक और प्रवर्तन बताया गया है? क्या संहिता का शीर्षक और उसका क्षेत्राधिकार बताया गया है? या उपरोक्त में से कोई नहीं है? लगाइए बच्चों जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगा देंगे हम लोग? जल्दी लगाइए बच्चों। तो हमारा आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का बी, संहिता का शीर्षक और प्रवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अभी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, बीएनएस की कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है? उनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपके पास धारा 1 का 1, धारा 1 का 3, धारा 1 का 2, धारा 1 का 4। तो आप जल्दी से लगाइए बच्चों, फटाफट लगाइए, मैं वेट कर रही हूं।
हो गया आपका? ओके, राइट आंसर इज डी। तो धारा 1 का 4 लगा देंगे, यानी ये जो बात की गई है वो धारा 1 के 4 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा संहिता के क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान करती है? ये बताएंगे। धारा 1 का 1 है, 1 का 2 है, या 1 का 5 है, 1 का 4 है। बच्चों कुछ तो ऊपर से ही मैच हो रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके दूसरा बता देंगे आप लोग। लगाइए जल्दी से आंसर बच्चों, लगाइए आप, कौन कौन है। या मैंने 1 का 4 बताया, इसका अगला है बच्चों नेक्स्ट का 1 का 5 लगा। क्या बीएनएस भारत के नागरिक द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्या बीएनएस भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होती है? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको कॉमन सेंस से नहीं लगा सकता है। क्या बीएनएस भारत के नागरिक द्वारा, बच्चों जो सिटीजन है भारत का और वो बाहर चला जाता है, तो क्या हम अगर वहां कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, क्या वहां भी हमारी बीएनएस लागू होगी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। हाँ नहीं, यदि अपराध भारत के भीतर किए गए किसी अन्य अपराध से संसक्त और जुड़ा हुआ है, केवल तभी जब भारत और उस देश के बीच आपसी संधि हो जिसमें अपराध किया गया। क्या ऐसी कोई कंडीशन है? या आंसर हम हाँ लगा देंगे या नहीं? बच्चों आप चूज करके फटाफट आंसर लगाइए बच्चों, आंसर क्या लगाइए? आंसर लगेगा ए। यस बिल्कुल हाँ है इसका आंसर ए, कि अगर भारत के बाहर भी बच्चों हम चले जाते हैं तो कानून तो हमारे साथ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, बहुत ज्यादा इस इलस्ट्रेशन को पूछा जाता रहा है पहले भी, आईपीसी जब आपकी थी, करता है उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ अरेस्ट हो गई बच्चों? कहीं इसने हत्या किया, मर्डर जैसा अपराध किया इसने, और उसके बाद क्या किया, इसको अरेस्ट कहाँ कर लिया गया? दिल्ली में इसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसे अभियोजित किया जाता है, ठीक है, उसकी ट्रायल चलती है, क्या जा सकता है, यानी इसका ट्रायल कहाँ हो सकता है, और हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। जब ट्रायल चलेगी तो जाहिर सी बात है उसको पनिशमेंट भी मिलेगा मर्डर के लिए, तो इसके लिए कौन दोषी ठहराया जाता है? अब हमें ऑप्शन लगाने हैं, कहाँ की कोर्ट? केवल युगांडा में, ऑप्शन है आपके पास ए, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, उपरोक्त में से किसी एक में, या दिल्ली में। बच्चों गिरफ्तार कहाँ किया गया था इसे? जल्दी बता देंगे, क्या दिल्ली में किया गया था? ठीक, तो आंसर हमारा राइट आया दिल्ली, यानी दिल्ली में जहां इसको हमने गिरफ्तार करा था वहीं इसका ट्रायल भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीएनएस के प्रावधान किस द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं? तो ए ऑप्शन आपका आता है बच्चों, व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर हो, व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है, भारत का कोई भी नागरिक, भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी। तो आप इनमें से ऑप्शन लगाइए, देखो ए और डी में तो कहीं आंसर नहीं है, जल्दी से फटाफट लगाइए 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 लगाया, क्वेश्चन नंबर डी, भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर, यह आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को बार बार तुम्हें पढ़ना है। बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। जो हमारी बीएनएस बनाई गई है, जो आईपीसी का स्थान लिया है जिसने, तो कहते हैं क्या भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत के से बाहर, ठीक, या दोनों ही जगह उसका मतलब उसको उसको जो है पनिशमेंट दी जा सकती है या उसके लिए अपराधी दोषी करार दिया जा सकता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, किसी अपराध के आवश्यक तत्व हैं। बच्चों आवश्यक तत्व का मतलब है कि अपराध बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके बाद है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस मेंस रिया एंड मोटिव, हेतु आशय और ज्ञान, ज्ञान आशय और कृत्य। बच्चों हेतु का कोई मतलब नहीं बनता है, नॉलेज का कोई मतलब नहीं बनता, आप इन दोनों में से लगा सकते हैं। यहाँ भी मोटिव नहीं आता है तो हमारे पास क्या बचता है? जल्दी लगा देंगे फटाफट, मैंने आइडिया आपको दे ही दिया है। तो हमारे पास बचता है ए। बच्चों किसी भी ऑफेंस के लिए आवश्यक तत्व है, जरूरी क्या है? एक्टस रियस एंड मेंस रिया, यानी दोषी माइंड होना बहुत जरूरी है, एक्ट का होना वो भी दोषी माइंड के साथ। किसी अपराध के लिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे अभी, कि किसी अपराध के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों हमारा, किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। यानी अगर ऑफेंस कोई होता है तो क्या ऐसी चीज है जो जरूरी है? क्या आशय जरूरी है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए? क्या इंटेंशन होना जरूरी है? प्रीति सिद्ध कृत्य जरूरी होना है? हेतुक है, कृत्य के लिए दंड है। तो बच्चों हेतुक का कोई मीनिंग नहीं बनता है यहाँ, इसको आप बाहर कर देंगे।
यानी हमारे, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों नेगेटिव में पूछ रहा है। नेगेटिव में क्या पूछ रहा है? किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। यानी अपराध करने के लिए, अपराध जब हम किसी एक्ट को कहें तो वो क्या जरूरी है? उसके लिए बच्चों ऑफेंस कमिट होने के लिए इंटेंशन जरूरी है, और जो हमारे द्वारा एक्ट किया जाता है यानी कृत्य किया जाता है उसका प्रतिसिद्ध होना जरूरी है, यानी उस पर रोक होना जरूरी है। यानी उसके लिए भारत में कोई ऐसा कानून हो जो पनिशेबल बनाता हो। जब तक वो एक्ट पनिशेबल नहीं है वो अपराध की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इसलिए प्रतिसिद्ध कार्य होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, और इससे भी काम नहीं चलने वाला है। जो हमारा एक्ट था वो पनिशेबल भी होना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। तो कृत्य के लिए दंड, यानी तीनों हमारे राइट ये वाले आंसर हैं। तो 9 में पूछ रहा था तो हम आंसर लगा देंगे हेतुक, यानी हेतुक का होना, किसी रिजल्ट का होना, क्यों किया, किस रीजन का होना किसी भी अपराध के लिए जरूरी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः, उसी को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का एक अनिवार्य तत्व है? इच्छा हेतुक एक्टस रियस क्या वसीयत। मैंने आपको अभी ऊपर भी सॉल्व कराया था बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने एक्टस रियस यहाँ पढ़ाया था। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या लगा देंगे आप लोग? फटाफट लगा दीजिए बच्चों। तो क्या मैं बी लगा सकती हूँ? ना इच्छा आएगा बच्चों, ना हेतुक, ना वसीयत, बल्कि क्या आंसर आ जाएगा? एक्टस रियस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्टस रियस मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि प्रतिसिद्ध करना चाहता है। यह परिभाषा दी गई है बच्चों। एक डेफिनेशन को यहाँ क्वेश्चन में डाला गया है और कुछ जूरिस्ट के नाम लिए दिए गए हैं। इसमें ब्लैक स्टोन भी है, कैनी भी है, रसेल भी है और ग्लेनविल विलियम्स भी है। आप प्लीज, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आप लोग को याद रखना, लेकिन ये परिभाषा किसने दी है? फटाफट आधा मिनट का टाइम है आपके पास, आप लगा दीजिए आंसर 12, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाइए आप आंसर। क्या लगा तुम बच्चों? आंसर आया बी, कहनी। एक्टस रियस मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि प्रतिसिद्ध करना चाहता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कैनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी दोषी हो। सामान्य आशय, सामूहिक दायित्व, अपराध में दोषी मन की स्थिति, दोषपूर्ण आशय। इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। इसी कोटेशन जो यहाँ दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में, इसी के आंसर में छुपा है। तो आप फटाफट लगाइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाना है। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? जल्दी बताइए। मैं लगा दूं आंसर? अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी। सामान्य आशय, सामान्य आशय, असामूहिक दायित्व, अपराध में दोषी और दोषपूर्ण आशय। तो हमारा आंसर आया क्या? सी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे अभी, कि जो अपराध है वो क्या है। क्या ये प्राइवेट दोष है, या ये पब्लिक दोष है, या एक नागरिक दोष है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो फटाफट आंसर लगा दीजिए। क्या लगेगा? ये एक पब्लिक दोष है। बच्चों जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ये माना जाता है वो स्टेट अगेंस्ट होता है, वो राज्य के विरुद्ध होता है। और राज्य क्या है? किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो अपराध क्या है? कोई प्राइवेट दोष नहीं है, कोई पब्लिक दोष, नागरिक दोष, उपरोक्त में से तो पब्लिक दोष है। क्योंकि जब भी कोई गलत काम होता है, गलत एक्ट होता है, तो इसका मैसेज किसको जाता है? पब्लिक में जाता है। तो इससे सारा का सारा समाज खराब होता है। आंसर आया 14 का हमारा बी, 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे हम। यदि एक्टस नॉन फेसिट रेम निसीमेंसिट रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? यानी हमें एक सीक्वेंस में इसको बताना है। नंबर ए हमारा आता है बच्चों, मनः स्थिति किसी अपराध का एक आवश्यक तत्व है, और मनः स्थिति के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। यानी ये कह रहे हैं कि किसी कोई भी ऑफेंस जब भी कमिट होगा, क्या उसमें मेंस रिया होना जरूरी है या इंटेंशन होना जरूरी है? किसी अपराध का एक आवश्यक तत्व है और मनः स्थिति के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। भारतीय विधि के तहत आपराधिक दायित्व हमेशा आपराधिक मनः स्थिति पर निर्भर करता है। थर्ड आता है, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका आता है, अपराध गठन के लिए एक्टस रियस हमेशा आवश्यक होता। कौन सा इसमें ढंग, सही ढंग दर्शाता है? आपको बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है और बताना है। फटाफट बता देंगे, आंसर लगा देंगे, ताकि मुझे भी पता चल जाए आपको क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का
चलिए बताइए, क्या किसी भी एक्ट को, अपराध को करने के लिए, कुछ जो विदाउट इंटेंशन होगा और गुड फेथ में होगा उसे हम अपराध ही क्यों कहेंगे? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है, इसका जो सही ढंग है, इसका ऑप्शन लगा देंगे क्वेश्चन का सी, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेंस रिया से संबंधित है? यानी सूक्ति है आपके पास एक्टस वॉइस एक्विट एंड ऑटरी वॉइस कन्विक्ट आता है। सेकंड में आपका बी आता है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। थर्ड आता है नल्लो पोना साइने लेगे नल्लम क्राइमन लेगे नेमो डेबिट विस पोनी वी पिरो यूनो डेलिकेटो। तो अगर आप इसको देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी आपको एक सूक्ति बतानी है इसमें, ठीक। और किससे संबंधित सूक्ति है बच्चों? मेंस रिया से। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको आता है। तो 16 का जल्दी से फटाफट लगा देंगे, क्या आंसर आएगा? आप इसको रट लो बच्चों, बी ऑप्शन है ये। कई बार आपके अदर्स एग्जाम में भी आता है, ये एपीओ में भी आता है, जुडिशरी में भी आता है। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसेट रिया किसको दर्शाता है ये शब्द बच्चों? मेंस रिया। यानी मेंस रिया को अगर हम सूक्ति के हिसाब से देते आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसेट रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 हमारा क्या कहता है कि कोई कार्य है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका केवल मन दोषी ना हो। इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ, बट फिर भी आप इसे भी लगाइए, थोड़ा सा एंगल चेंज है क्वेश्चन का। अभियुक्त की ओर से कार्य या अवैध लोक उसे आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायी बनाती है। अपराध के पीछे के हेतु से जुड़ा केवल दोषी मन ही अभियुक्त को आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायी बनाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका अभियुक्त का दोषी मन और दोषी मन को कार्य रूप में अभियुक्त को आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायित्व बनाने के लिए पर्याप्त है। डी ऑप्शन आता है, जल्दी लगाइए बेटा, कोई भी कार्य तब तक आपराधिक नहीं होता जब तक कि उसके साथ दोषी मन ना हो। अब जल्दी से देखो, ऑप्शन तो आपको मिल ही गया होगा कि कई बार मैं ये सॉल्व करा चुकी हूँ पहले भी। 17 का आंसर आप क्या लगा देंगे? लगाइए बच्चों, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि मैंने अंडरलाइन कर दिया, कोई भी कार्य है तब तक अपराध नहीं होता, आपराधिक नहीं होता जब तक उसका साथ मन भी दोषी। क्योंकि अगर हम बच्चों कोई भी काम गुडफेथ में करेंगे, सद्भाव पूर्वक करेंगे, उससे हम फिर अपराध नहीं कह सकते। फिर तो गुडफेथ में क्या गया कर आपका जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, अपवादों में फॉल हो जाएगा, तो वो नहीं आता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यह है इंग्लैंड की विधि से भी पुराना सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसका मन दोषी न। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया, दूसरा एंगल चेंज किया है। लॉर्ड ऑर्निगर ने कहा था हॉर्डिंग बनाम प्राइस आर बनाम अलीडे, यानी एक हमें इसमें से केस लॉ लगाना है बच्चों। इस बात को हमें कहाँ लगाना है? एक केस के माध्यम से सॉल्व करना है। हॉर्डिंग बनाम प्राइस है, आर बनाम अलीडे है, और उसके बाद आपके दो ऑप्शन और हैं यहाँ पे, वो है हमारे आर बनाम फावलर है, ब्रांड बनाम वुड है। लगाइए जल्दी, 18 का आंसर हम क्या लगा देंगे? बच्चों इन दोनों में से नहीं है, चलो मैं ऑप्शन देती हूँ कि आप इन दो में से चुनते हो। लगाइए बेटा, यह इंग्लैंड की विधि से भी पुराना सिद्धांत है। चलो हार्डिंग बनाम प्राइस और बनाम अलीडे में लगा दीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन, एक आंसर है आपका, फटाफट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बच्चों, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आर बनाम अलीडे। आ गया 18 का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मेंसरिया। मेंसरिया का अर्थ क्या है? दोषी मन, साबित तथ्य है, विधि निर्माताओं का आशय या मस्तिष्क का मापन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसे भी नहीं लगाया तो कुछ फिर बेकार हो जाएगा सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखो, मेंसरिया, मेंसरिया मैं बार बार पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो मेंसरिया का अर्थ क्या है बच्चों? दोषी मन। तो इसके साथ इसको जोड़ लेंगे। मेंसरिया का अर्थ ही होता है जब हमारा गिल्टी माइंड हो, यानी कैसा हो? दोषी मन हो, गिल्टी माइंड हो, तो कहते हैं मेंसरिया का अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लग जाएगा आपका 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी, क्वेश्चन नंबर 20। एक्टर्स में इन विटो फैक्टर्स नॉन ईस्ट एक्टर्स से क्या तात्पर्य है? यानी इसका मीनिंग रहा है, जो एक सूची है आपके पास, लैटिन वर्ड्स में है ये बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो इसमें से आप आंसर लगाएंगे।
कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय ऐसा ना हो। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी मेरा कार्य नहीं है। इसका अर्थ निकालना है बच्चों इस माध्यम से आपको। आशय और कार्य दोनों को अपराध माना जाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग लगाएंगे जल्दी, जो भी क्लासरूम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान सा क्वेश्चन, टफ नहीं आए बच्चों। अभी आज मैं आंसर आपको, देखो बच्चों ये इसका अर्थ क्या है अगर आपको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी है। जब हम किसी काम को करना ही नहीं चाहते, मेरा मन उसको चाहता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए दोषी कैसे हो सकता हूँ। यानी किसी भी अपराध को कमिट करने के लिए आपका गिल्टी माइंड होना जरूरी हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आता है मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी मेरा कार्य नहीं है। इसी के आधार पर आप कोर्ट से छूट प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेप्शन में आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक्ट ऑफ सीरियस का भाग नहीं। आचरण का विचार, आचरण का परिणाम, परिस्थितियां जो विधि द्वारा निर्दिष्ट हैं, या आचरण। जल्दी लगा देंगे। 21 का क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा बच्चों आचरण का विचार। एक्ट ऑफ सीरियस का भाग नहीं है, यानी आचरण का विचार। आज जो हमारा कंडक्ट होता है बच्चों, उसका परिणाम भी हो सकता है, उसकी क्या हो सकती हैं, और आचरण डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन आचरण का जो विचार है वो कोई रिलेवेंट बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे अब हम। आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सबसे कम सुसंगत है। कारणता, समसामयिकता, नोवस एक्टर्स, इंटरवीनस या हेतु। जल्दी 22 का लगा देंगे। बस 3 क्वेश्चन मेरे पास और बचा, मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर का 22 आ जाएगा। कम सुसंगत का मतलब है जो कम इररिलेवेंट है, वो है बच्चों, ये लगा देंगे, इसकी कोई रेलेवेंसी है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे अभी। आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत, नल्लम साइमल्ला पॉइने साइने लगे का तात्पर्य क्या है। दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दांडिक विधि के बिना मौजूद हो सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। किसी अपराध को गठित करने के लिए किसी कार्य के साथ आपराधिक आशय होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लगा देंगे। क्या आंसर है, किसी को पता है क्या। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बच्चों ए। क्या आंसर आ जाएगा, ए। क्या है, दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दांडिक विधि के बिना मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये इसका अर्थ बता देंगे। कई बार ये आता है एग्जाम में बच्चों, यहाँ पढ़ लोगे आपको एपीओ में भी काम आएंगे सारे क्वेश्चन। किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोभ अपराध है, यह कहा जाता है। यह किसने कहा है, ये कहना है बच्चों को का। किसी लोक विधि यानी जो पब्लिक लॉ है, या निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोभ अपराध है, यह किसने कहा है। क्या ये स्टीफन ने कहा है, या विलियम्स ब्लैकस्टोन ने कहा है, या हेनरी मैन ने कहा है, या कैनी ने कहा है। ये बात किसने कही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तो हम लगाएंगे विलियम ब्लैकस्टोन। ये जो कोटेशन है ये किसने दी, आपकी विलियम ब्लैकस्टोन ने दी। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिकता भावनाओं के विरुद्ध अपराध कहलाता है, ये किसने ने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, स्टीफन ने कहा है, या पैटन ने कहा है। फटाफट बच्चों, ये तो आई थिंक आप लोगों ने कहा ही होगा, जल्दी से लगा देंगे। तो लगाइए बच्चों, ये बात किसने कही थी, स्टीफन ने कही थी। बड़े इंपॉर्टेंट जो के बारे में तो आई थिंक आप लोग जानते हो। ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है, ये किसने कहा है, स्टीफन। तो बच्चों ऑलमोस्ट मेरा लेक्चर खत्म हुआ आज का। 25 क्वेश्चन थे, ये सरसरी एक आप मेरा इंट्रोडक्शन मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन कराया इन क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बच्चों, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर।